समझा दे। जैसे कुत्ता क्या करता है, हाथी चिंघाड़ता है, इससे घोड़ा हिनहिनाता है। हाँ हाँ। शेर क्या करता है, दहाड़ता है, इससे घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ी कहीं की है। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी। ये जनरल नॉलेज के अलग से पैसे दे देना तुम। अभी मैंने इतने सारे जनरल नॉलेज की, जैसे बिल्ली क्या करती है, हाँ ये मालूम है इसको, मतलब हिन भिनाता है मच्छर, है ना। अब तो बच्चों, हम बचपन से ये चीज पढ़ रहे हैं कि लॉ कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से। सब्सटेंटिव लॉ कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से। सिविल वाले क्या करते हैं, डिफाइन किस चीज को, किसको, ये जैसे टोपा है हमारा, है ना। फिर क्रिमिनल वाले क्या डिफाइन करते हैं, उन जो क्या कहलाता है, एंड सब्सटेंटिव लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसे कौन सा लॉ बोलते हैं, प्रोसीजरल। क्या बोलते हैं उसे, प्रोसीजरल लॉ। तो हम यहां सिविल का प्रोसीजरल लॉ पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। कि अगर कोई व्यक्ति सिविल केस फाइल करता है कोर्ट के अंदर, तो उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगी, क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सीपीसी के अंदर दिया है। तो सबसे पहले क्या होते हैं एक व्यक्ति के, कितने तरह के, कौन कौन से। हाँ, लीगल राइट मतलब जो किसने दिए हैं, प्रोवाइडेड बाय लॉ। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट प्रोवाइडेड बाय, उन राइट का अगर क्या होता है, मतलब तो हमें क्या चाहिए, जो लेने कहां जाएंगे, क्या फाइल करेंगे। हाँ, कोर्ट क्या कंसीडर करके, फैक्ट्स एंड को कंसीडर करके हमें क्या देगा, रिलीफ, डिसीजन देगा। हमें क्या देगा, रिलीफ देगा, हमारे फेवर में क्या देगा, डिसीजन देगा कि नहीं देगा। बट हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या करना पड़ते हैं, क्या देकर, क्या देकर। तो दो जने होते हैं, प्लेंटिफ और, प्लेंटिफ कौन, जिसने केस फाइल किया है, वो क्या लगाता है, तो वो एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए क्या देगा, एविडेंसेस। एंड कौन होता है जो, वो क्या करता है अपना, तो वो अपने डिफेंस को प्रूव करने के लिए क्या देगा, ताकि उनके फेवर में क्या आ सके, डिसीजन। तो बेसिकली हमें कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है हमें। जैसे शर्मा जी हैं, है ना, उन्होंने कितने रुपए लिए थे, वर्मा जी को 1 लाख रुपए दिए, कितने महीने के। तो अब शर्मा जी का राइट है, राइट टू, अब ये राइट कैसा है, कॉन्ट्रेक्चुअल है कि लीगल है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कारण से इन्हें राइट मिला है ना। अब अगर ड्यू डेट पर पैसा, तो शर्मा जी के राइट का क्या हो गया, उन्हें क्या चाहिए, क्या रिलीफ चाहिए, पैसा वापस दिलाओ। तो वो हेल्प लेंगे किसकी, और कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्या बन जाएंगे, प्लेंटिफ। तो शर्मा जी ने केस फाइल किया, वो क्या बन गए, किसके अगेंस्ट किया, वर्मा जी क्या बन गए। शर्मा जी को प्रूव करना पड़ेगी सारी चीजें, ताकि उनके फेवर में डिसीजन आ सके। वर्मा जी को प्रूव करना पड़ेगा अपना डिफेंस, ताकि उनके फेवर में। तो वो सारे फैक्ट्स जो हमें कोर्ट में क्या करने हैं, प्रूव, बोलो बच्चों, वो जो हमें कोर्ट में, ताकि हमारे फेवर में क्या आ सके, डिसीजन, हमारे फेवर में क्या आ सके, उन्हें क्या बोलते हैं, या कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज मतलब क्या होते हैं, कॉजेस, रीजन। एक्शन मतलब टू, या टू प्रोसीड अगेंस्ट समवन। तो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हमने जो एक्शन लिया है उसे क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। कॉजेस मतलब क्या होते हैं, एक्शन मतलब टू,
तो हमने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट में जो केस फाइल किया उसके कारण क्या है, उसके फैक्ट क्या हैं, उन्हें बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन। और जब तक कॉज ऑफ एक्शन हम कोर्ट में प्रूव नहीं करते हैं, हमारे फेवर में क्या नहीं आता है, डिसीजन। जैसे यहां शर्मा जी को एज अ प्लेंटिफ प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने पैसा उधार दिया है, यहां वर्मा जी को एज अ प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने पैसे लिए या लिया था तो वापस दे दिया है। तो वो सारे फैक्ट्स जो प्लेंटिफ को प्रूव करने हैं कि उसके फेवर में डिसीजन आ जाए, वो सारे फैक्ट्स जो डिफेंडेंट को प्रूव करने हैं ताकि उसके फेवर में डिसीजन आ जाए, क्या कहलाते हैं, फैक्ट्स इन इशू या कॉज ऑफ एक्शन। बोलो बच्चों क्या कहलाते हैं, कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं उन्हें सिविल में, फैक्ट्स इन इशू बोल देते हैं उन्हें एविडेंस के अंदर। कहां बोल देते हैं, एविडेंस के अंदर। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन मतलब हर वो फैक्ट जो नेसेसरी होगा प्लेंटिफ के द्वारा कि वो प्रूव करे ताकि उसके फेवर में क्या आ सके, जजमेंट, कोर्ट का क्या आ सके, डिसीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन मतलब बंडल ऑफ इसेंशियल फैक्ट्स होता है जिसमें सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा हमारा राइट था। जैसे शर्मा जी को प्रूव करना पड़ेगा उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, वो उनका राइट है। फिर उस राइट का क्या हुआ है कि ड्यू डेट पर इसने पैसा नहीं दिया तो मुझे मेरा पैसा दिखवाया जाए। नेक्स्ट क्या दिया है, जजमेंट मतलब सिंपल वर्ड में कोर्ट का क्या होता है, जो कितने तरह का होता है, कौन कौन सा, ठीक है, जो डिसीजन दिया जाता है वो रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, और उसके क्या बताना जरूरी होते हैं, ग्राउंड्स, रीजन। तो डिक्री, और डिक्री के देने की जब हम क्या बता देते हैं, रीजन, तो वो कहलाता है क्या, जजमेंट। ऑर्डर, और उस ऑर्डर के क्या बता देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जजमेंट। तो जजमेंट मतलब कोर्ट का डिसीजन होता है, और कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जो भी डिसीजन किसने दिया है, कोर्ट ने, वो उसके क्या बताए, रीजन बताए। बिना रीजन के डिसीजन नहीं दिया जाता। ये समझ में आया। तो जजमेंट मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट जो कौन देता है, जज, जो क्या बताता है, ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर मतलब क्या, हाँ, ऐसा डिसीजन देने के हमारे रीजंस क्या हैं। अब बोले डिक्री क्या होती है, तो बोले वो भी जजमेंट ही होता है। ऑर्डर क्या होता है, वो भी जजमेंट का हिस्सा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बोले डिक्री मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। बोलो डिक्री मतलब क्या हुआ, एडजुडिकेशन मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। एडजुडिकेशन मतलब क्या हुआ, हाँ, अब वो क्या कर रही है, कॉन्क्लूसिवली। कॉन्क्लूसिवली मतलब क्या करती है, डिटरमाइन। डिटरमाइन करना मतलब फिक्स करना, फाइनलाइज करना, निर्धारित करना। किस चीज को फाइनलाइज कर रही है, किस चीज को फाइनलाइज कर रही है, कौन से राइट जो पार्टी ने केस फाइल करते समय क्लेम किया था, सबको भी कर सकती है, उनमें से किसी एक को कर सकती है, सबको कर दिया है तो कौन सी डिक्री आ जाएगी, फाइन। कुछ को किया है तो क्या आएगी, प्रिलिमिनरी डिक्री। ये समझ में आया। लेकिन डिक्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है एक ऐसे डिसीजन को जिसके अगेंस्ट अपील होनी है, ये मानते हुए कि वो ऑर्डर है। अगर ये मानते हुए कि वो क्या है, ऑर्डर है, और हमें क्या करनी है, अपील, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसे किस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया है, डिक्री। एंड डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोर्ट में केस फाइल किया बट हमारे केस में किसी तरह का क्या था, डिफेक्ट, डिफॉल्ट, जिसे सुधारने के लिए कोर्ट ने हमारा केस क्या कर दिया, खत्म। तो क्या ऑन मेरिट डिसीजन आया है, नहीं। क्या कोर्ट ने तमाम सबूतों, हालात और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन दिया है, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट कहलाता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है डिक्री एग्जिस्टेंस में आती है। बोल के बताओ क्या बोला, एज सुन एज जजमेंट इज प्रोनाउंस डिक्री कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और फिर उस पर क्या लगाई जाती है, सील और साइन।
तो सील और साइन लगाने की डेट अलग हो सकती है। बोलो बच्चों, काय की डेट? हाँ, जबकि जजमेंट प्रोनाउंस करने की डेट अलग हो सकती है। तो जिस दिन जजमेंट क्या होता है, उस दिन से डिक्री एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ना कि तब जब उसको ऊपर सील और साइन लगा। फिर डिक्री दो तरह की होती है, इंट्रिम होती है और फाइन। इंट्रिम डिक्री क्या होती है? सारे मैटर अभी डिसाइड, कुछ मैटर अभी डिसाइड होने से बचे हैं, बट फिर भी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, तो वो कौन सी डिक्री है? इंट्रिम। और जब सारे मैटर क्या हो जाते हैं, केस फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है, खत्म खल्लास फिनिश हो जाता है, तो कौन सी डिक्री आती है? फाइनल। प्रिलिमिनरी डिक्री बेस होती है फाइनल डिक्री का। बोलो क्या बोला? फाइनल डिक्री में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रिलिमिनरी डिक्री से अलग नहीं होता है, इंटरिम डिक्री से अलग नहीं होता है। वो वही होगा जो इंटरिम डिक्री के अंदर था, वैसा ही होगा जैसा इंटरिम डिक्री के अंदर था। ठीक है। फिर अगर प्रिलिमिनरी डिक्री क्या हो जाती है? कैंसिल। प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट हमने क्या की थी? अपील। अपील में प्रिलिमिनरी डिक्री क्या हो गई? तो फाइनल डिक्री ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या बोला है? प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट भी हम अपील कर सकते हैं और फाइनल डिक्री के अगेंस्ट भी। इवन फाइनल डिक्री आ गई है तो भी हम चाहें तो प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट क्या कर दें? अपील। फिर क्या होता है? इंटरलॉकेटरी ऑर्डर। इंटरलॉकेटरी ऑर्डर मतलब इंट्रिम ऑर्डर, जिसमें केवल डायरेक्शंस दिए जाते हैं, राइट्स और ऑब्लिगेशन पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। देन ऑर्डर होता है। ऑर्डर में तो यही कहा है जो क्या नहीं है वो क्या है? वापस से, क्या नहीं है जो, वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। डिक्री होने के लिए क्या जरूरी है? पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन होना जरूरी है। अगर पार्टीज के राइट डिटरमाइन, तो वो क्या नहीं है? डिक्री। और अगर वो क्या नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर। हर डिक्री के अगेंस्ट क्या होती है? अपील। फर्स्ट अपील भी होती है और सेकंड अपील। जबकि हर डिक्री के अगेंस्ट अपील, हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील उन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है जो अपीलेबल बताए हैं, और उनके अगेंस्ट भी केवल फर्स्ट अपील होती है। कौन सी नहीं होती है? तो अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन से हैं? सेक्शन 35A में कंपनसेटरी कॉस्ट का ऑर्डर, फिर सेक्शन 91 और 92 के अकॉर्डिंगली अगर हमने कोर्ट के पास परमिशन लेने गए थे, अगर हम कोर्ट के पास कि हमें पब्लिक न्यूसेंस का या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या फाइल करना है? केस, और कोर्ट ने परमिशन देने से मना कर दिया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। फिर क्या बोला है? 95 के अंदर अगर अटैचमेंट ऑर्डर लिया था बट रॉन्गफुल ग्राउंड्स पर, 95 में क्या लिया था? अगर अटैचमेंट ऑर्डर, बट कौन से ग्राउंड पर? रॉन्गफुल ग्राउंड पर, है ना। फिर अगर किसी ऑर्डर में किसी व्यक्ति के ऊपर क्या लगाया है? फाइन, या उसे क्या किया गया है? अरेस्ट, उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। एंड अगर लॉ के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली अलाउड किया है, किसी भी लॉ के द्वारा अगर कि हाँ इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या हो सकती है, तो कर ले, रोए मत। बट इनके अगेंस्ट भी कौन सी अपील नहीं होगी? सेकंड। ये डिफरेंस बता दिया आपको मैंने। चलिए फिर क्या हेडिंग दिया अगला? तो ओपन कोर्ट के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, और जैसे ही जजमेंट क्या किया जाता है, क्या एग्जिस्टेंस में आ जाती है? हाँ, डिक्री की साइन करी भी कॉपी बाद में देते हैं अपन, है ना। फिर जजमेंट प्रोनाउंस करने से कितने दिन के अंदर आपको क्या दे देना पड़ेगा? डिक्री दे देनी पड़ेगी, है ना। फिर अगर 30 दिन के अंदर हम, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जजमेंट प्रोनाउंस करने से 30 दिन के अंदर अगर प्रोसीडिंग्स कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक्सटेंशन ले सकते हैं। बट हाँ, अदरवाइज अगर आपने रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं किया तो सारी चीजें क्या मान ली जाएगी? खत्म। फिर ये दिया है कि एक केस में 2.5 years बाद क्या किया गया था? तो माना गया क्या? कि वो सही नहीं है। तो डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर कौन होता है? वेरी गुड। जजमेंट डेटर कौन होता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट।
बट उसके पावर कहां से आ रहे हैं? फिर उसके नीचे कौन होता है? कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी हाई कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है बेटा? हाई कोर्ट होता है ना? हाई कोर्ट स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना? फिर उसके नीचे कौन होते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन। फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्मॉल कॉज कोर्ट होते हैं, छोटे कोर्ट होते हैं। ये हमारी क्या होती है? हायरार्की होती है। सबसे ऊपर कौन है? बट उसके पावर कहां से आ रहे हैं? फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है। फिर उससे नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, फिर हाँ बोलते जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन चार तरह से डिटरमाइन करते हैं अपन, है ना? पहला, किस बेसिस पर? सब्जेक्ट मैटर मतलब डिवोर्स का केस हो गया, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का केस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, कंपनी लॉ से रिलेटेड केस हो गया, फर्म से रिलेटेड केस हो गया, फेमा से रिलेटेड केस हो गया, कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड केस हो गया। सब सब्जेक्ट मैटर है अलग अलग। फिर क्या है कि कहां केस फाइल करना, उसके बेसिस पर जुरिस्डिक्शन रहता है। तो जितनी जितनी आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है उतने में आप केस फाइल कर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन ओवर, तो नॉर्मली जहां एक व्यक्ति रहता है वहां के कोर्ट को राइट होता है ना? एंड लास्ट क्या है कि जो केस फाइल किया उस केस की क्या होती है? मॉनेटरी लिमिट होती है। क्या होती है उसकी? हाँ, जिसे हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कि जब फर्स्ट टाइम केस फाइल किया जाता है, केस ओरिजिनेट होता है, तो वो कौन सा जुरिस्डिक्शन हो गया? ओरिजिनल। दूसरा क्या होता है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब अपील की जाती है। फिर तीसरा क्या? क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाँ, जहां आईपीसी वाले केस फाइल होते हैं, क्रिमिनल केस फाइल होते हैं, वो कौन सा जुरिस्डिक्शन हो जाएगा? क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हो जाता है। ये समझ में आया अपने को? नेक्स्ट क्या दिया? सेक्शन कौन सा दिया है? 10। कौन सा सेक्शन दिया है? 10, है ना? देखें सेक्शन 10 में क्या लिखा गया है। स्टे मतलब क्या होता है? रोक लगा देना, है ना? रिस्ट्रिक्शन लगा देना। रेस सब्जुडाइज मतलब स्टे ऑफ सूट। रेस सब्जुडाइज मतलब क्या होता है? स्टे ऑफ सूट्स। तो ये बोल रहे हैं एक ही मैटर पर बार बार केस फाइल करने पर क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन। वापस से बोलो, क्या बोला हमने? एक ही मैटर पर बार बार केस फाइल करने पर क्या होती है? रिस्ट्रिक्शंस होती है, प्रोहिबिशन होती है ना? तो एक ही मैटर पर सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर सेम पार्टीज के बीच में अगर दूसरी बार केस आता है तो उस दूसरे केस के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? स्टे लगा देते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? स्टे ऑफ सूट। जिसकी कंडीशन ये है, सबसे पहले कितने केस हों? जो दोनों अलग अलग टाइम पर फाइल हुए हों। फिर दोनों केस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है। दोनों केस का क्या है जो? वो कैसा है? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम। दोनों केस किसके बीच में है? दोनों केस किसके बीच में है? पहला केस अभी तक क्या चल रहा है? पहला केस मतलब जो पहले फाइल हुआ, पहला केस मतलब जो, तो पहला केस अभी तक क्या चल रहा है? तो बाद वाले पर हम क्या लगा देते हैं? स्टे। फिर बाद वाले केस का होगा क्या? वो डिपेंड करता है सेक्शन 11 पर, रेस जुडिक्टा पर, कि बाद वाले केस का क्या होगा कि जो पहले का जो क्या जाएगा? डिसीजन, उसी को बाद वाले केस के ऊपर हम एप्लीकेबल करा देंगे। पहले केस का क्या आएगा जो, उसे ही हम बाद वाले केस के ऊपर एप्लीकेबल करा देंगे। ठीक है? फिर ये विंग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का केस दिया हुआ है अपने को, है ना? इसमें क्या हुआ था कि जैसे हमने बोला था इंदौर की कंपनी है। कहां की कंपनी है? वो बोल रही है कि मुंबई वाली कंपनी मेरे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है और उसने इंदौर में केस फाइल कर दिया मुंबई वाली कंपनी के अगेंस्ट।
मुंबई वाली कंपनी का भी यही कहना है कि इंदौर वाली कंपनी मेरे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, और उसने बाद में केस कहां फाइल कर दिया है? मुंबई में। अब एक ही मैटर पे कितने केस हो गए? दो। पहला कहां हुआ? इंदौर। दूसरा कहां हुआ? मुंबई। क्या दोनों केसेस का सब्जेक्ट मैटर सेम है? हाँ, दोनों ही ट्रेडमार्क के ऑनरशिप को लेकर है। तीसरा, क्या दोनों केस की पार्टी सेम है? हाँ। क्या पहला केस पेंडिंग चल रहा है? पहला केस मतलब वो पेंडिंग चल रहा है ना, तो दूसरे वाले मतलब उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? स्टे। और जब पहले केस का क्या आएगा, वही दूसरे केस पर एप्लीकेबल करा दें। समझ में आया ये? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? हाँ, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा क्या हुआ? बार ऑन रिपीटेशन ऑफ सूट। बोलो बच्चों, क्या हेडिंग है? रिपीटेशन मतलब बार 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 केस फाइल करने पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, प्रोहिबिशन होना चाहिए। तो एक बार अगर आपका केस डिटरमाइन किया जा चुका है, एक बार अगर आपका केस, हाँ, अगर आपका केस एक बार हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है और उसका क्या आ चुका है? डिसीजन क्या आ गया है उसका, तो ऐसी सिचुएशन में उसी मैटर पर आप वापस से केस फाइल नहीं कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में उसी मैटर पर उसी पर्सन के अगेंस्ट आप वापस से क्या नहीं कर सकते हो? केस फाइल नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? वापस से बोलो, क्या बोला अपन ने? एक ही मैटर पर बार बार केस फाइल करने पर क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट। अगर कोर्ट आपके केस को एक बार सॉल्व कर चुका है तो वापस से सेम झगड़ा लेकर आप कोर्ट में जा नहीं सकते। ये समझ में आया अपने को? चले देखें, जैसे है ना, शर्मा जी हैं, कौन से जी हैं अपने, है ना, और वर्मा जी, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था फैक्ट्री की ऑनरशिप को लेकर। किस किस के बीच में? फैक्ट्री की ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट था। अब शर्मा जी ने केस फाइल कर दिया इंदौर में, कब? किसके अगेंस्ट? वर्मा जी के अगेंस्ट। किस चीज को लेकर? फैक्ट्री की। देन वर्मा जी ने भी केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट? शर्मा जी के अगेंस्ट। कब करा? 15 सितंबर। किसको लेकर? फैक्ट्री की। तो कितने केस फाइल हो गए? दो। एक 10 जून को और एक 10 जून को। कहां? 15 को कहां? दोनों की पार्टी क्या है? क्या कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है? हाँ। किस चीज को लेकर लड़ रहे हैं? तो बाद वाला केस कौन सा है? इसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्टे। कौन से सेक्शन के हिसाब से? फिर जैसे ही पहले वाला केस हर्ड एंड फाइनली क्या हो जाएगा? डिसाइड। तो जो पहले केस का डिसीजन है हम बोल देंगे बाद वाले केस के लिए भी हमारा यही डिसीजन है। जो पहले केस का डिसीजन है हम बोल देंगे बाद वाले केस के लिए भी हमारा यही डिसीजन है। कौन से सेक्शन के हिसाब से बोलेंगे? 11। ये 11 में बोला है, तो 11 यही बोलता है कि इशू क्या होना चाहिए? पहले केस और बाद वाले केस दोनों का इशू क्या होना चाहिए? सेम। सेम भी कैसे हो? डायरेक्टली एंड, और किसके बीच में हो, और क्या हो चुका हो? हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो ये दो अलग अलग कोर्ट की दो अलग अलग डिक्री को सेम मैटर पर, दो अलग अलग कोर्ट की सेम मैटर पर दो अलग अलग डिक्री को रोक रहा है। क्या कर रहा है बोल के बताओ ये? क्योंकि अगर इंदौर वाला कोर्ट भी डिसीजन दे देगा, उज्जैन वाला भी दे देगा, तो एक ही मैटर पर दो डिसीजन हो गए। अब हम किसको माने और कैसे करें? ये झगड़ा ही खत्म कर दिया आपने। फिर बोले डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, इसका मतलब क्या होता है? जो पहले केस में आरोप लगाए गए थे एंड उनका क्या दिया गया था? रिप्लाई, वही दूसरे केस के अंदर भी होना चाहिए। पहले केस के अंदर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वही दूसरे केस में भी हो, पहले केस में जो अपने डिफेंस में कहा गया था वही दूसरे केस में भी हो रहा है, तो क्या माना जाता है? डायरेक्टली एंड। फिर म्युनिसिपल टैक्स का असेसमेंट, हर साल का असेसमेंट अपना एक अलग मैटर होता है। हर साल का असेसमेंट क्या होता है? अपना एक अलग मैटर होता है। ठीक है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस और
रेस जुडिक्टा, दोनों में अगर क्या हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो हमेशा कौन प्रिवेल करता है, रेस जुडिक्टा। फिर गिफ्ट दिया गया था एचयूएफ के मेंबर के द्वारा, क्या दिया गया, गिफ्ट। बट एचयूएफ का कोई मेंबर गिफ्ट दे सकता है क्या एचयूएफ की प्रॉपर्टी को, नहीं। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि एचयूएफ की प्रॉपर्टी सारे फैमिली मेंबर्स की होती है। दे सकता है क्या, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि किसी अकेले मेंबर की होती है क्या, सबकी मिलकर होती है। तो अगर राहुल ने एचयूएफ की प्रॉपर्टी सीमा को गिफ्ट दे दी तो क्या प्रॉपर्टी सीमा को मिल जाएगी, तो बाकी एचयूएफ के मेंबर ने ऑब्जेक्शन ले लिया और गिफ्ट कैंसिल करा दिया। देन राहुल ने बोला क्या कर दो, पार्टीशन। अब पार्टीशन के अंदर प्रॉपर्टी सब मेंबर्स के अंदर बटेगी, तो वो प्रॉपर्टी भी बटेगी जो सीमा को क्या दी गई थी, गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट क्या हो चुका था, कैंसिल। बट राहुल मानने को तैयार नहीं है, वापस से कोर्ट में केस गया। तो क्या यहां पर कोर्ट केस को वापस से सुनेगा या सेक्शन 11 एप्लीकेबल करा देगा, तो सेक्शन 11 लग जाएगा, क्योंकि सेम मैटर को कोर्ट एक बार हर्ड एंड फाइनली डिसाइड कर चुका। फिर क्या होती है, जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री या कंसेंट डिक्री होती है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। क्या होता है ये, बट इस सेटलमेंट के ऊपर कोर्ट की साइल और सील लगी होती है। दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को उन्होंने कोर्ट के बाहर ही क्या कर लिया, सॉल्व, राइटिंग के अंदर लिखकर सब सॉल्व कर लिया, और उसके ऊपर कोर्ट की क्या लगा वाली, सील और साइन। तो वो कौन सी डिक्री कहलाती है, कॉम्प्रोमाइज या कंसेंट डिक्री, जो पार्टीज की कंसेंट से आई है। फिर दोनों जने उसी मैटर पर लड़ लिए वापस से, और इस बार कहां पहुंच गए, कोर्ट। तो क्या कोर्ट केस को सुनेगा या कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बेसिस पर डिसीजन दे देगा, क्या करेगा, कोर्ट केस को सुनेगा या कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बेसिस पर क्या दे देगा, डिसीजन। क्योंकि पहली बार कोर्ट ने केस को सुना, इट मियरली बियर्स सील एंड सिग्नेचर ऑफ द कोर्ट, इट वाज नॉट हर्ड एंड फाइनली डिसाइड। 10 और 11 में डिफरेंस क्या है, 10 कब लगता है, जब पहला केस पेंडिंग, 11 कब लगता है, जबकि जब पहला केस हार्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका। फिर 10 लगता है तो दूसरे वाले केस पर क्या लगा देते हैं, स्टे, और 11 लगता है तो दूसरे वाले केस को खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर हार्ड एंड फाइनली डिसाइड होना जरूरी है। फिर था हमारा कंस्ट्रक्टिव, कि प्लेंटिफ को अपने जो भी एलिगेशंस लगाने हैं केस में वो एक ही बार लगाकर खत्म करे, डिफेंडेंट को अपने डिफेंस में जो भी कहना है वो एक ही बार कहकर क्या करे, खत्म। प्लेंटिफ को अपने आरोप में जो भी कहना है एक ही बार कह के खत्म करें, डिफेंडेंट को अपने बचाव में जो कहना है एक ही बार कह के खत्म करें। अब अगर वो एक बार केस खत्म हो जाता है, फिर उसी मैटर पर दूसरे किसी पॉइंट को रेस करते हैं जो कि वो पहले कर सकते थे, तो बाद में फिर हम वापस से उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मिसेस शर्मा ने डिवोर्स मांग लिया, कोर्ट ने डिवोर्स दिलवा दिया, अब बाद में आकर वो क्या मांग रही है, दहेज का सामान, बच्चे की कस्टडी मांग रही है, मेंटेनेंस मांग रही हैं। तो यार पहले वाले केस में बोल सकते थे ना सारी बात, बोली क्या, अब भी मत बोलो, छोड़ो, हो जाएगा ये। चले सेक्शन 12 है ना, कौन सा सेक्शन दिया है, बार टू फर्दर सूट। अब जैसे शर्मा जी ने केस कर रखा है ए के अगेंस्ट, शर्मा जी ने केस कर रखा है किसके अगेंस्ट, जब केस की प्रोसीडिंग चल रही थी ए की डेथ हो गई, तो फिर ये बोला गया, क्या बोला गया, कि अब ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ए की जगह लेकर आया जाए, हम केस कंटिन्यू रखेंगे किसके अगेंस्ट, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। बट कोर्ट ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी मानने से क्या कर दिया, मना, बोल दिया कि नहीं आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां केस की पार्टी नहीं बना सकते। तो शर्मा जी ने नया केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। तो फिर यहां पर क्या लग जाएगा, सेक्शन 11, 12 लग जाएगा। 12 यही बोलता है कि जब आपको एक बार प्रिक्लूड कर दिया है
कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी नहीं बना सकते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि आप उसे पार्टी बनाने के पर्पज से नया केस फाइल कर दें, आप नया केस भी फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, केस कहां फाइल होगा? तो सेक्शन 15 बोलता है सबसे छोटी कोर्ट में केस फाइल होता है, जिसे उस केस को सुनने का क्या है, राइट। सबसे छोटी कोर्ट में होगा जिसे उसे सुनने का क्या हो, राइट होता है। ठीक है, फिर कौन सा सेक्शन है? हाँ, वो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कुछ भी होता है तो केस वहीं फाइल होता है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। किसके केस में? कोई एक्सेप्शन नहीं, मैंने पहले भी समझाया था, अच्छे से याद कर लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको रिकवर करनी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन का केस हो, मॉर्गेज के कारण इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिकवाना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन रिसीव करना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट आपको अगर क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो केस वहीं होता है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है तो सेक्शन 17 लगता है। तो उसमें बोला था हमने कि किसी के पास भी केस फाइल कर दें, प्रोवाइडेड उसकी मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन को ध्यान में रखते हुए। और सेक्शन 18 बोलता है कि अगर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कैसा है, अनसर्टेन, ज्यूरिसडिक्शन क्लियर ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इवन प्रॉपर्टी का स्मॉलर पोर्शन जहां आ रहा था वहां पर हम क्या कर सकते हैं, केस। तो सेक्शन 17 का एग्जांपल लें तो चोपड़ा जी सेल कर रहे हैं भल्ला जी को अपनी 3 प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट कहां हुआ है, दिल्ली में। प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इंदौर की है, फार्म हाउस पुणे का है, शॉप कहां की है, मुंबई। टोटल एग्रीमेंट कितने का हुआ, 21 करोड़। अब इस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या हो गया, डिस्प्यूट। तो यार ये तो अलग अलग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही प्रॉपर्टी, बट एग्रीमेंट तो एक ही है, तो केस भी कितना होगा, एक। तो इन तीनों में से किसी भी एक जगह हम केस कर सकते हैं, बट उस कोर्ट के पास जिसकी मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन हो 21 करोड़ तक के केस लेने की। जबकि 18 का क्या कहना पड़ रहा है, हाँ, कि प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन मालूम पड़ा नीमच में है, एमपी बॉर्डर, कुछ पोर्शन भीलवाड़ा में आ रहा है, राजस्थान बॉर्डर। बट क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना पोर्शन एमपी में है, एमपी में आ भी रहा है कि नहीं, भी क्लियर नहीं दिख रहा हमें तो, बट डाउट है। तो वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटीज हो गई। क्या हो गया वो, अगर इस तरह से क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों में से किसी भी जगह केस फाइल कर सकते हो, बट हाँ बताना पड़ेगा कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज थी इसलिए हमें लग रहा है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में भी प्रॉपर्टी आ रही है, इसलिए हमने क्या फाइल किया है, केस। फिर क्या बोला है, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, क्या है अगर, या किसी पर्सन के अगेंस्ट क्या हुआ है अगर, गलत। मूवेबल प्रॉपर्टी है या किसी पर्सन के अगेंस्ट क्या हुआ है, तो केस वहां फाइल होता है जहां डिफेंडेंट रहता है या क्या करता है, बिजनेस या प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, या जहां कहां अराइज हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन। इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ दो तो बाकी केसेस डिफेंडेंट की लोकेशन के हिसाब से होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ दो, हाँ, तो बाकी केसेस किसके अकॉर्डिंगली, डिफेंडेंट की लोकेशन के हिसाब से फाइल होते हैं। जहां पर डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, या जहां क्या अराइज हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, वहां होगा। ये समझ में आया? एक से ज्यादा डिपेंडेंट थे तो सबके सब रहते हो, या सबके सब बिजनेस करते हो, या सबका प्लेस ऑफ प्रॉफिट हो, और नहीं तो जहां पर क्या राइज हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन। समझ में आए? फिर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी के केस में जहां कंपनी का बिजनेस प्रिंसिपल ऑफिस होता है, माना जाता है कि कंपनी वहां बिजनेस कर रही है, मतलब जहां कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन अगर किसी दूसरे प्लेस पर क्या राइज हुआ था और उस प्लेस पर कंपनी का क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस है, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, केस। ठीक है। फिर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां केस होगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या जहां पर
ब्रीच हुआ था या जहां पर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पैसे का पेमेंट होना। अब ये सारी चीजें जरूरी नहीं है एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेसली कहां लिखी हो, कॉन्ट्रैक्ट में। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर, टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता। फिर क्या बोला है, अगर दो या ज्यादा कॉम्पिटेंट कोर्ट है ना जिनको जुरिस्डिक्शन है और पार्टीज ने मिलकर डिटरमाइन कर लिया है कि हम इस पर्टिकुलर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, तो फिर उसे जुरिस्डिक्शन रहेगा। जैसे हम अगर केस इंदौर में भी कर सकते हैं और उज्जैन में, दोनों कोर्ट के पास क्या है, बट ए और बी जिनके बीच में डिस्प्यूट था उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम तो केस कहां करेंगे, तो भले उज्जैन को जुरिस्डिक्शन था ना, अब नहीं है, किसके पास रहेगा, केवल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ। सेट ऑफ में क्या पढ़ा था अपन ने कि मनी की रिकवरी का केस है, काय का केस है, और डिफेंडेंट को भी अगर प्लेंटिफ से कुछ पैसा लेना है, किसको, डिफेंडेंट को भी अगर किससे, प्लेंटिफ से कुछ पैसा लेना है, तो फिर वो अपने डिफेंस में जो कहना चाहता है वो तो है ही, उसके साथ साथ वो क्या क्लेम कर सकता है, सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। तो जो रेसिप्रोकल रिलीज होती है डेट की, वो होती है रेसिप्रोकल, मतलब प्लेंटिफ को पैसा लेना भी था और देना भी था। रेसिप्रोकल मतलब डिफेंडेंट को भी पैसा लेना भी था और देना। तो अलग अलग केस फाइल करें उससे अच्छा आप यहां पर क्या क्लेम कर लो, सेट ऑफ क्लेम कर लो। ये चीज आई समझ में अपने को। फिर अगर सेट ऑफ क्लेम किया जाता है तो उसके इसेंशियल्स क्या रहेंगे सेट ऑफ के, तो पहला तो केस काय का होना चाहिए, फिर जो अमाउंट ऑफ सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो वो कैसा हो, सर्टेन लीगली रिकवरेबल हो, ठीक है। फिर अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट थे तो सबको पैसा लेना हो प्लेंटिफ से, और अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स थे तो सबसे पैसा लेना। याद आया ना पॉइंट। एंड सेट ऑफ केस के स्टार्टिंग में ही क्लेम किया जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल कर रहे हो तब। बाद में अगर आकर आप क्वेश्चन रेस करते हो सेट ऑफ वगैरह का, तो जब तक कोर्ट परमिट नहीं करता है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आया अपने को। तो इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ का इफेक्ट क्या रहेगा कि जिस लिमिट तक आपने सेट ऑफ क्लेम किया है उस लिमिट तक प्लेंटिफ का क्लेम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब मान लिया जाएगा कि प्लेंटिफ को आपको उतना अमाउंट तो देना है। क्या मतलब, ए ने ये बोला कि मुझे आपसे 1 लाख लेना है, आपने बोला मुझे ए से 60,000 लेना है, तो अब 1 लाख में से 60,000 तो क्या हो जाएंगे, माइनस जो डिसीजन आएगा वो केवल कितने का आएगा, 40,000 का हो जाएगा ये। फिर क्या है, काउंटर क्लेम के अंदर हम अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, हम सारी गलती सामने वाले के ऊपर, है ना। तो डिफेंडेंट एडिशनली मतलब सेट ऑफ करने के साथ साथ वो क्या क्लेम कर सकता है, काउंटर क्लेम, जो उस कॉज ऑफ एक्शन के रिलेशनशिप में होगा जो प्लेंटिफ के सूट फाइल करने के पहले भी हो सकता है और बाद में, प्लेंटिफ के सूट फाइल करने के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता, ठीक है। हाँ, बट वो अपना डिफेंस डिलीवर करे उसके पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो जो क्रॉस डिमांड होती है सेम ट्रांजैक्शन में या एक्सीडेंट हो गया उसमें डैमेज क्लेम किया जाता है, उसमें जैसे ए जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया किसके साथ, बी के साथ, तो ए ने केस फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ है, बी उल्टा बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, गलती सारी तेरी थी और इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, मुझे उल्टा इससे क्या दिलाओ, कंपनसेशन। ये समझ में आया अपने को। एंड लास्ट क्या था, सेट ऑफ सर्टेन अमाउंट का होता है, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन या एग्जिस्टिंग डेट का होना चाहिए। तो जो सेम ट्रांजैक्शन में क्रॉस डिमांड होती है, सेम ट्रांजैक्शन में क्या होती है, उनमें क्या क्लेम करते हैं हम, इक्विटेबल सेट ऑफ। जैसे शर्मा जी कहां रहते हैं, एमपी में, है ना,
फिर कौन है दूसरे? भल्ला जी। एसबी क्या है? अच्छा सोयाबीन है, वेरी गुड। तो सोयाबीन भेजी थी कितने किलो? 100 किलो। किसको? भल्ला जी जो कहां रहते हैं? भल्ला जी उसके बदले में क्या भेज रहे हैं? कंसिडरेशन के बदले में, है ना। अब सेम ट्रांजेक्शन है जिसमें शर्मा जी क्या भेजेंगे और भल्ला जी क्या भेजेंगे? राइस। सेम ट्रांजेक्शन है ना। अब दोनों को एक दूसरे से पैसा नहीं लेना, गुड्स एक्सचेंज हो जाएगा। अब शर्मा जी ने क्या किया? चावल की क्वालिटी गलत बता दी और बोला कि मुझे नहीं चाहिए, और मैंने जो सोयाबीन भेजी उसका क्या दो? पैसा। अब अगर भल्ला जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उनके चावल की क्वालिटी खराब है, तो पैसा देकर खत्म कर ले। बट अगर वो एक्सेप्ट, तो फिर वो केस में इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट को बोल सकते हैं कि मैंने भी इसको राइस सप्लाई किया था, मुझे भी उसका क्या दिलवाओ? पैसा। हो जाएगा ये। तो सेट ऑफ सर्टेन सम का होता है, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ, हाँ, फिर सेट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का हो ये जरूरी नहीं है, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ तो, ये समझ में आया। फिर सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ एज अ राइट क्लेम नहीं किया जाता, वो कोर्ट का क्या है? डिस्क्रिशन। सेट ऑफ पर क्या लगती है? कोर्ट की फीस, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ पर कोई फीस नहीं लगती। हो जाएगा ये। चलो यहां तक करो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज कल अपन 12:30 बजे कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट? चलें, खत्म कर रहा हूं मैं सेशन।